हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विषय अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप घटना चक्र प्रतिदृष्टि करेंट अफेयर्स का क्लास देख रहे हो। देखिए, इस वाले बुक में 1 अगस्त 2021 से लेकर के 5 अगस्त 2022 तक के करेंट को कवर किया गया है, जो कि खास करके आपके बीपीएससी जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के लिए, यह आपका बुक आया है। इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। आप घटना चक्र का यह आपका बुक है। क्लास नंबर आज आप 3rd देख रहे हो। इससे पहले आपको सीट नंबर 1st और 2nd में करेंट अफेयर्स यहाँ से बताया गया था, और लास्ट वाले क्लास में हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं थी यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आप लोगों में से जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ तक हम लोगों का लास्ट हो गया था। ये हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करना था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास को। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसआई, साथ ही साथ बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। चलिए देखिए, हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कब किया गया है, ध्यान रखेंगे। 27 दिसंबर 2021 को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कितने रुपए की लागत से? 11,581 करोड़ रुपए की लागत से इस जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए ये जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो रेणुकाजी बांध परियोजना, लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, फिर आपका नंबर 4 पे है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ठीक है, देखिए रेणुकाजी बांध परियोजना के बारे में समझिए। यह कहाँ पर? सिरमौर जिले में है। इस बांध को, ये जो परियोजना है, इसको गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेणुकाजी बांध परियोजना अगर पूछेगा कहाँ पर, तो गिरी नदी पर यह बनाया जा रहा है। गिरी जो है यमुना की सहायक नदी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, इस परियोजना की क्षमता अगर देख लेंगे तो 40 मेगावाट है। ठीक है, यह परियोजना दिल्ली के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी और उसे प्रति वर्ष लगभग 500 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो सकेगी। देखिए, रेणुकाजी बांध के भंडारित जल का उपयोग हथिनी कुंड बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा किया जाएगा, जबकि वजीराबाद बैराज के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और ओखला बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए उल्लेखनीय है कि रेणुकाजी बांध परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 11 जनवरी 2019 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं 6 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश या क्षेत्र है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, साइन किया गया था। कब? 11 जनवरी 2019 को। देखिए यह जो है ना, वर्ष 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, देखिए यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। कौन सा? लोहरी चरण फर्स्ट के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, इस परियोजना को सतलुज नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी अगर क्षमता हो पूछेगा 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस परियोजना के माध्यम से प्रति वर्ष यानी कि हर साल 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। इसके साथ ही प्रति वर्ष पर्यावरण से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ठीक है, किससे? लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना के बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए धौला सिद्ध परियोजना देख लीजिए। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का ही जिला है, यहाँ पर स्थित है। इसे ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 66 मेगावाट है।
इससे प्रति वर्ष 304 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित होती है। कितना? 304 मिलियन यूनिट आपको ध्यान रखना है। परियोजना के पूर्ण होने पर प्रति वर्ष पर्यावरण से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सावरा कुड्डू जो जल विद्युत परियोजना था। देखिए यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इसे पब्बर नदी यानी कि यमुना की जो सहायक नदी है इसी पर बनाया गया है। इसकी अगर क्षमता पूछेगा 111 मेगावाट इसकी क्षमता है। किसकी? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की। इससे ना प्रति वर्ष 386 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है। अब देखिए सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना शिमला और मंडी जिले में स्थित है। यह परियोजना कहाँ पर? तो सतलज नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट है। इससे प्रति वर्ष लगभग 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। इसके साथ ही पर्यावरण में प्रति वर्ष कितने का? तो 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है। आइए सुशासन सूचकांक 2020-21 का रिपोर्ट देखिए। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। कब? 25 दिसंबर 2021 को ध्यान रखना है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। पहला संस्करण 2019 में मतलब पहला रिपोर्ट 2019 में और दूसरा जो है आपका ये 2021 में। कब? तो 25 दिसंबर को जारी किया गया है। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणी में, ठीक है। पहला अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य और चौथे नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर जो कि अभी संघ शासित प्रदेश है आप जानते हो को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। पूछेगा कि जम्मू कश्मीर है ना जो कि संघ शासित प्रदेश है इसको किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में से शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है GGI, इसका जो रिपोर्ट आया था, ठीक है, गुड गवर्नेंस वाला रिपोर्ट 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतकों के आधार पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को स्कोर और रैंक दिया गया है। ठीक है, देखिए संयुक्त रैंकिंग में समूह में ए राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली स्थान पर, मतलब दिल्ली जो है ये सारे शीर्ष स्थान पर है, टॉप पर है। ठीक है, संयुक्त रैंकिंग में मिला जुला के जो मतलब 2 राज्यों को मिलाकर करना होता है उसमें समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का समझ लीजिएगा समूह बी में 5वां स्थान, जबकि बिहार का 6ठा स्थान है। तो बिहार और यूपी को आप ध्यान जरूर रख लेंगे। ठीक है, चलिए महिलाओं के लिए जो विवाह के न्यूनतम आयु में वृद्धि मतलब किया गया है इसके बारे में आप समझते हैं। 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह जो रोकथाम अधिनियम 2006 था इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु में 3 वर्षों की वृद्धि, जो कि आपका पहले 18 वर्ष था उसे बढ़ा करके आप 21 वर्ष अब कर दिया गया। ठीक है, संसद से इसे संशोधन के पारित हो जाने के बाद भारत में महिलाओं और पुरुषों के विवाह के न्यूनतम कानूनी आयु एक समान कितना हो गया? महिला हो या पुरुष हो दोनों का शादी 21 वर्ष की एज में अब होने का नियम बन चुका है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में शीतकालीन सत्र के टाइम में पेश किया था। पूछेगा कब? तो लोकसभा में शीतकालीन सत्र के टाइम में पेश किया गया था, लेकिन विधेयक के प्रावधानों पर सहमति न बन पाने के कारण उसे अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया। बाल विवाह जैसी कुप्रथा का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्य जो 5 था यानी कि SDG 5 इसका ही यह हिस्सा रहा है, हिस्सा है।
चलिए सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में समझिए। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय परियोजना है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान घाघरा नदी के अधिशेष जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए इस परियोजना को डिजाइन किया गया है। किस परियोजना को? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों तथा जिसमें कि देखिए 5 नदी में कौन कौन सा, घाघरा, सरयू, ताप्ती यहाँ पे होगा, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। यह परियोजना 3 चरणों में चरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए महेवा में जो विभिन्न परियोजना का उद्घाटन हुआ इसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लास आप चाहें तो रोक कर इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए इसे भी। इस परियोजना के बारे में देखिए, सरयू के ही बारे में देख रहे हैं, समझिएगा। यह परियोजना 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने का काम करेगी। कितना? 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने का काम करेगी ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले जिसमें कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज इससे फायदेमंद यानी कि लाभान्वित होगा, ठीक है। झांसी में उद्घाटित परियोजनाएं हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें देखिए क्या है। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3000 करोड़ से अधिक रुपए से किया जा रहा है। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। कहाँ पर? झांसी में। कौन सा? अटल एकता पार्क। इसका नामकरण पहले के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को प्रख्यात शिल्पकार कौन? राम सुतार ने निर्मित किया है। चलिए इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2022 जो रिपोर्ट 2022 आया था इसे देखते हैं। 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। 2022 में जो हुआ है ये 9वां संस्करण है, इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। देखिए इस रिपोर्ट को 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर इसे तैयार किया गया है, ठीक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट को 2 पृथक गतिविधियों जिसमें कि विहीबॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण और जो आपका एक था ना इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का सम्मेलन है यार, ठीक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 विहीबॉक्स, पीपुल स्ट्रॉन्ग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि आपका UNDP होता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और MSDE यानी कि सनस्टोन यूनिवर्सिटी, ASAP केरल तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा भी सहयोग प्राप्त हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं IIT, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में ये शीर्ष पर हैं। सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना करने वाले 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ठीक है। ये आप इसका स्कोर देख लीजिए टॉप 5 का। अब जो आपका केन बेतवा लिंक परियोजना था आइए उसको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी।
8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, यह जो आपका परियोजना है राष्ट्रीय परिक्षेप योजना, जो कि आपका इसी के तहत में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना यह है आपका। यह परियोजना इसके तहत ना जल अधिक केन नदी का पानी बेतवा नदी पर भेजा जाएगा। ठीक है, देखिए इस परियोजना के तहत अधिक केन नदी का जो पानी है बेतवा नदी पर भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, केन और जो बेतवा है ये किसकी, तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। देखिए परियोजना के अनुसार छतरपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर यानी कि कैनल जो होता है इसके माध्यम से बेतवा नदी में भेज दिया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष परियोजना वाहन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। कितने का, 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से ही। देखिए लगभग 65 यानी कि 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकेगा। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन से हैं, इसे इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन को यहाँ से मतलब कहिए कि क्या होगा, ये जिले हैं जिनको कि फ़ायदा मिलेगा इस परियोजना से। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में देखिए। दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का ही जगह है, में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया। मकरंद देउस्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, देखिए मकरंद देउस्कर भोपाल के, समझ लीजिएगा कहाँ के, भोपाल के, और जो आपके ये हरिनारायण चारी मिश्र हैं ये इंदौर के प्रथम क्या बन गए हैं, पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए यानी कि कमिश्नर बने हैं। ठीक है, देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर्स के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा इनके पास। इसके अतिरिक्त CRPC की जो धारा 107, 116, 144, 145 का क्रियान्वयन है पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। ठीक है, देखिए पुलिस प्रणाली में लागू होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानून के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, देखिए पुलिस क्या क्या हो यहाँ पे ये है, मतलब इसका जो ऐसे समझ लीजिए कि पुलिस प्रणाली जो लागू होगा ना, इसके बाद भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर को किस किस तरह के कानून के तहत मतलब क्या क्या शक्ति प्राप्त होगी, तो ये आप समझ लेंगे। पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1900, विश्व अधिनियम 1919 जिसे प्रिजन्स एक्ट कहते हैं। फिर आपका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो आपका 1956 है ये रहेगा उनके पास। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 इनके ही द्वारा मतलब संचालित होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926, ये सारे इन्हीं के पास रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। किसमें? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर में। ठीक है,
आइए भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के बारे में देखते हैं। दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ब्लूम जो आपका एनर्जी है, एनर्जी के पूर्व स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। समझिएगा, दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन करने की घोषणा की है। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना हेतु यह किया गया है। ठीक है, देखिए समझिएगा, इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चलित ईंधनशील प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग हेतु हाइड्रोजन मतलब प्रयोग के द्वारा ना हरित हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकेगा। ठीक है, हरित हाइड्रोजन का जो उत्पादन होगा, देखिए यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा। तत्पश्चात मतलब इसके बाद 50 kW की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। ठीक है, यह जो परियोजना है आपका 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करके लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप में ये चल रहा है। ठीक है, पोचमपल्ली जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है यहीं पर आयोजित हुआ था। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देश के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का जो पोचमपल्ली गांव है यह भी शामिल हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। अब पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर के भी नाम से जाना जाता है। इन साड़ियों को इक्कत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इक्कत शैली को वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट समझिएगा, पोचमपल्ली से ही 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुभारंभ इनके द्वारा किया गया था और काफ़ी सक्सेसफुल ये मूवमेंट भी रहा था। ठीक है, देखिए निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वीडियो को चाहें तो रोक लीजिएगा, जहां भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो आप क्लास को रोक करके अच्छे से समझ लेंगे और भी कहीं कोई पॉइंट आपको लगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे याद करना चाहिए तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए इसमें ना आपको समझना है कि हाल ही में ना नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय MPI जो आपका है यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेस लाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जो आपका 2015-16 था, इसी के आंकड़ों पर यह आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन के स्तर में
12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक MPI मॉडल में शामिल है। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतक को जारी मतलब इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पूर्व जो आपका देखभाल है, और बैंक खाता को भी जगह दिया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय MPI के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी गरीब रूप से है, ठीक है। इसमें देखिए शीर्ष बहुआयामी गरीबी वाले राज्य कौन कौन से हैं। टॉप पे आपका बिहार है, ठीक है, फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और असम। किसको कितना परसेंट मिला है गरीबी में, क्या कितना परसेंट बिहार में 51.91% गरीबी है, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या 0.71% वाला राज्य, सबसे कम गरीब अगर है कहाँ पर तो केरल में, ना के बराबर। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं जो नागर हवेली है यहाँ पे 27.36 बहुआयामी गरीब जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुडुचेरी में 1.72% सबसे कम है। इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ना जो टोटल सर्वाधिक जो पिछड़ा राज्य है, न्यूनतम अग्रणी राज्य जो वंचित जनसंख्या वाले राज्य हैं इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। किस किस में बिहार टॉप पे पोर्शन में देखिए बिहार है। जनसंख्या प्रतिशत में अगर आप देखेंगे 51.8, टॉप पे अग्रणी राज्य सिक्किम है, जनसंख्या प्रतिशत 13.32% है। इसे आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे आप चाहें तो रोक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी गरीब के रूप में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो MPI स्कोर है वो 0.18% है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ना MPI स्कोर 0.18 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से क्या है, गरीब है, ठीक है। चलिए आइए देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। हाल ही में बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया जा चुका है, ठीक है। इसमें जो है ना पब्लिक इंडेक्स अफेयर का यह 6वां वार्षिक संस्करण है, ठीक है, PAI 2021, ठीक है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म लिखा जा रहा है, इसे समझते चलिएगा। के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जिसमें कि PAI यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 3 स्तंभ यानी कि 3 पिलर्स पर खड़ा है। किसमें स्तंभ में से 5 विषय, जिसमें देखिए 14 सतत विकास लक्ष्य और 43 संकेतक के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है, ठीक है। 3 स्तंभ कौन कौन सा है तो समता, समृद्धि और संवहनीयता है, ठीक है। 5 इसका जो थीम है, सब्जेक्ट है, 5 विषय, ये देखिए क्या क्या है। अभिव्यक्ति और जवाबदेही, सरकार की प्रभावशालिता, विधि का शासन, विनियमन की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। 14 जो आपका SDG लक्ष्य रखा गया है वो 1 से लेकर के मतलब ऐसे समझ लीजिएगा 14 तक है, ठीक है। आइए देखिए रैंकिंग हेतु राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 2 श्रेणी यथा बड़े राज्य जिसमें कि 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या और छोटे राज्य जिसमें कि 2 करोड़ से कम का जनसंख्या हो, इसमें बांट दिया गया, ठीक है। देखिए साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की अलग रैंकिंग तैयार की गई है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग रैंक दिया गया है, ठीक है। और समझ लेंगे कि 2 जैसे आपने देखा कि 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए बड़े राज्य और 2 करोड़ से कम जनसंख्या के लिए छोटे राज्य का 2 तरह का मतलब यहाँ पे मतलब कहिए कि बांटा गया है, ठीक है। राज्य को श्रेणी कंडीशन वो दिया गया है, बांटा गया है, ठीक है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक राज्य है, छोटे राज्य में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित मतलब राज्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 18 बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश का निम्नतर स्तर 18वां है, ठीक है।
और सरकारी तंत्र के लिए यह चिंता का विषय है। ठीक है, आइए एसडीजी सूचकांक, जो शहरी सूचकांक है, इसके बारे में देखिएगा। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को देखिए। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 जारी कर दिया। ठीक है, यह जो सूचकांक है और डैशबोर्ड है, नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी जिसका नाम है GIZ तथा BMZ, इसके मध्य समन्वयन का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम को ना संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 शीर्ष 5 शहरी क्षेत्र कौन कौन सा है, तो देखिए शिमला हो जाएगा, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि यहाँ पे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे देखिए हिमाचल, तमिल, चंडीगढ़, केरल राज्य, केरल और जो आपका है ये दोनों मतलब रहा है। अगर स्कोर भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में अंतिम 5 शहर को देख लीजिए। इसमें तो बिहार को तो खैर सोचिएगा नहीं क्योंकि वो तो आएगा ही, अंतिम का बात है तो बिहार तो आपका रहेगा ही। धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो बहुत ही दुख की बात है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता ही है क्यों दुख की बात है। एसडीजी शहरी सूचकांक में बिहार सबसे कम यानी कि पीछे नंबर पे है, स्कोर अगर 57.29% है। ठीक है, और धनबाद जो है टॉप, मतलब ऊपर से आप नीचे से कहिएगा टॉप 5 पे आता है। ठीक है, और टॉप सबसे लास्ट करता है कौन, तो बिहार, पटना। आइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को देखिए। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आपका है, इसमें आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्र के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला 6वां संस्करण है। यह इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा भी की गई है जिसका नाम है प्रेरक दौड़। ठीक है, प्रेरक दौड़ सम्मान नाम है इसका। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ होंगी: दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रांज, आरोही एस्पायरिंग यानी कि आकांक्षी यानी कि प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत, कांस्य, आकांक्षी। टोटल 5 तरह का मतलब कहिए कि एक तरह से मेडल जैसा रहेगा। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इस प्रकार है। कौन कौन सा है रैंक? टॉप पे आपका इंदौर मध्य प्रदेश, सेकेंड पे सूरत गुजरात का है, यहाँ पे आप नंबर देखते चलिएगा। ठीक है, नंबर 10 तक यहाँ पे आपको दिया गया जिसमें कि बिहार का तो से खैर बात ही नहीं है। देखिए शीर्ष 10 शहर जो कि 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में इस प्रकार रैंक है। नई दिल्ली टॉप पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कहाँ पे है। और नंबर 7 पे यहाँ पे आप मैसूर देख रहे हो। 8वें और 10वें नंबर पे देवास आपका जो मध्य प्रदेश है यह आपका 10वें नंबर पे है। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों के उत्तर प्रदेश जो है ना, 2 शहरों का, इसका उत्तर प्रदेश का 2 शहर है, ये शहर को मतलब स्थान मिला है। लखनऊ को 12वां और गाजियाबाद को 18वां नंबर मिला है, ये अपना जगह इसमें बनाया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वां, आगरा उत्तर प्रदेश का 24वां, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का 26वां, मेरठ उत्तर प्रदेश का 27वां, वाराणसी उत्तर प्रदेश का 30वां स्थान है। ठीक है, 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में विटा यानी कि सांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे शीर्ष 5 जो आपका राज्य है 100 स्थानीय निकायों से कम वाला है, इसके बारे में आपको शीर्ष स्थान आपको बताया गया है। ठीक है, और जो 5 राज्य हैं यहाँ पे देखिए 100 स्थानीय निकायों से अधिक वाला, इसे भी आपको यहाँ पे दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 6वां है। गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः दूसरा पर
मुंगेर बिहार का, पटना बिहार का और कानपुर उत्तर प्रदेश यह शामिल रहा है। ठीक है। नई प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों यथा तिरुपति, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर, मुंबई को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड जो था यानी कि अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहर नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ एवं वाराणसी सहित कुल 151 शहर इसमें शामिल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ भी लगे कि थोड़ा समझना चाहिए, टाइम चाहिए आपको, तो आप वीडियो को ज़रूर रोक लिया करिएगा। आइए, कचरा मुक्त शहर को स्टार रैंकिंग जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा कर दी गई। कुल 9 शहर यथा इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा तथा पाटन को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट यह मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को प्रथम, जबकि नवी मुंबई महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य रैंक फर्स्ट दिया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 6ठा स्थान मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखिए। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी जो कि आपका जिला सुल्तानपुर है, यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है। आपको पता होना है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी जा चुकी थी। ठीक है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में मतलब इसका जो कुल लंबाई है ये आपका 341 किलोमीटर है, जो कि आपका 340.824 किलोमीटर, लगभग आपका 341 किलोमीटर आप इसे मानेंगे। इसके साथ ही यह वर्तमान में परिचालित देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित चांदसराय गांव से प्रारंभ होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है, जबकि गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में यह समाप्त हो जाता है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ने का काम करता है। यह जो एक्सप्रेसवे है लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ने का काम करता है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। ठीक है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कूड़े भार गंगा के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी निर्मित की गई है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन कंडीशन में लैंड कर सकता है और यहाँ से उड़ान भरने के लिए सक्षम है। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग कहिए या फिर टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टी का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन गया है। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा के निकट के बारे में बताया जा रहा है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि उन्नाव के निकट है पर भी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे को यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे भी थोड़ा सा है, इसे आप देख लेंगे। क्लास को चाहें तो रोक करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 देखते हैं। नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन की स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 यह जारी किया जा चुका है। यह सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जा चुका है। यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है, ध्यान रखिएगा। सूचकांक में निम्नतर स्कोर पता ही होगा किसको प्राप्त हुआ है, देख लीजिए।
सूचकांक में दिल्ली को 12वां, उत्तराखंड को 15वां, हरियाणा को 18वां, राजस्थान को 22वां, मध्य प्रदेश 23वां, उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान मिल चुका है। ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को देखते हैं। 29 सितंबर 2021 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए इसे लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी होगा सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र परियोजना, यह जो केंद्र है, यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। इस योजना से देश भर के 11.2 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, ये लाभान्वित होंगे। ठीक है। यह योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेगी। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा प्रति प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.80 करोड़ बच्चे के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव इसे रखा गया है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वाला जो हुआ था 2021 को, आइए उसे देखते हैं। 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण जो आपका दूसरा था, इसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया। देश में ODF प्लस गतिविधि में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए ODF का मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है। जो आपका ये खुले में शौच था ना, खुले में शौच यानी कि जो बाथरूम वगैरह गांव घर वगैरह में भी जो बाहर जाते थे लोग, उन्हीं का मतलब कहिए कि उन्हीं का नाम इस तरह से ODF है। ठीक है। ODF प्लस नाम इतना भयावह लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आदमी को जो पहली बार सुनेंगे उनको शायद पता भी ना चले कि ODF होता क्या है भाई। तो ODF ध्यान रखेंगे, खुले में शौचालय जाने से मुक्ति के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 2019 में संचालित किया गया था। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वाला 2021 जो आपका था, इसके अंतर्गत देश भर के 698 जिले में 17,475 गाँव को आच्छादित किया जाएगा। ठीक है। SSG 2021 ODF स्थायित्व तथा गाँवों में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। SSG 2021 में कई तत्वों को शामिल किया गया है। क्या क्या शामिल किया गया है देख लीजिए, जैसे ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी जो अपशिष्ट है, ठीक है, इसके लिए प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है। इंदौर देखिए भारत का पहला जल आधारित शहर है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ने इंदौर को भारत का पहला जल आधारित यानी कि वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधारित शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। ठीक है। चलिए यहाँ पे सुजलाम अभियान देखिए। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ODF स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 10 लाख सूखता गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, शौचालय की मरम्मत, नए परिवार तक शौचालय की पहुंच। यह अभियान जो है ना, समझने वाली बात है, देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से
संचालित हो चुका है। ठीक है, होगा मतलब 2021 का आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे समझिएगा होगा वाला बात को अब ना फ्यूचर पास्ट में कर देंगे, हो भी चुका है बहुत कुछ। यह देखिए 4 सितंबर 2021 का है। अब यहाँ पे समझना है आपको है, देखिए 4 सितंबर 2021 का आपके मन में अगर ऐसा आता है कि इसका ज़रूरत है या नहीं क्योंकि सितंबर का है, तो इस बात को समझिए आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर में हो जाता है बीपीएससी का, ठीक है, या जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, करेंट अफेयर्स देख रहे हो, 4 सितंबर को यह जारी किया गया है अगर, तो फिर से सितंबर में ही जारी किया जाएगा। ठीक है, और अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो आपको पता होना होगा कि अगस्त के लास्ट तक में आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन पेपर वगैरह या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है। एग्ज़ाम होने से 15-20 दिन पहले क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाता है। तो आपको एग्ज़ाम अगर मान लीजिए कि 20 सितंबर को होता है तो आप 5 सितंबर तक का या फिर 1 सितंबर तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और ये 4 सितंबर 2021 का जो है ये आपके 1 साल पहले वाले में आता है, तो यही डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधित्व एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच में कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ। बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगडी नॉर्थ, चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये सब थे यहाँ पे। ठीक है, इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बी आंगलोंग समझौता है, यहाँ पे आप इसे रोककर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को देखते हैं। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड यानी कि आपका बेस लाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी कर दिया। ठीक है, देखिए NER, DS, DGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है और SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, NER, DS, DGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की जो प्रगति है को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबंधित है। ठीक है, ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। प्रत्येक जिला हेतु NIR SDG इंडेक्स SDG वॉर 15 सतत विकास लक्ष्य के आधार पर स्कोर की गणना करता है, और जो आपका गणना करता है ना, तो देखिए SDG 14 और 17 को इस गणना से बाहर रखा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले और 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार समझिएगा, क्षेत्र में 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75 तक आपका मतलब कहिए कि दिया गया है। ठीक है, इसमें 53 अंक के साथ किफिरे नागालैंड अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक है, सिक्किम की राज्य मछली के बारे में यहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के बारे में समझिएगा।
18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल, जो कि ताड़ का तेल होता है, मिशन की शुरुआत करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन के उद्देश्य निम्नवत हैं। क्या क्या है मिशन का उद्देश्य? देखिए, 2025-26 तक ऑयल पाम के 6.5 यानी कि 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और अंततः इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है। कच्चे ताड़ तेल जो है ना, क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन व वर्ष 2029-30 तक आपका 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए, तिलहन उत्पादन जो आपका वर्ष 2021 है ना, माफ़ कीजिएगा, वर्ष जो 2014-15 था उसके 275 लाख टन से बढ़कर न उसे 2020-21 में 365.65 लाख टन तक यह पहुंच गया है। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा मतलब खर्च किया जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह पार्क जो है, इसके बारे में समझिए। 14 अगस्त 2021 को, यानी कि 1 साल पहले आप पूरा एक तरह से जा चुके हो, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त थे। जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया। ये आपको पता होना है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की आधारशिला रखी गई थी। कब? 25 जनवरी 2021 को। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रंजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में भी की गई है। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा भी की थी। यह पार्क 4,490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बना हुआ है। इस शताब्दी समारोह स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभ का निर्माण किया गया है। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, आइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 देखते हैं। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश से किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया से। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का उपयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी उपलब्ध करवाना था। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। कब? 10 अगस्त 2021 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला हुआ था 1 मई 2016 को। देखिए, उज्ज्वला 2.0 का जो शुभारंभ है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में PMUI योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई थी। ये अतिरिक्त 1 करोड़ जो एलपीजी कनेक्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला सेकेंड के तहत प्रदान किए जाएंगे। PMUI 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण में नहीं शामिल किया जा सका था। उज्ज्वला जो सेकेंड पार्ट है, लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान कर दिया जाएगा। शून्य अभियान को देखिए, 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI एवं RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत करी है। यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना रहा है। ठीक है, आइए लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो आपका 2021 था ना, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 को पारित किया गया।
6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित कर दिया गया। ठीक है, समझिएगा 5 अगस्त 2021 को कहाँ पर, मतलब ये लोकसभा में पास किया गया और 6 अगस्त को जो आपका है ये राज्यसभा में पास कर दिया गया। ठीक है, 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इसे विधेयक को, मतलब कहिए कि विधेयक के रूप में ये अधिनियम का रूप ले लिया। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा, तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। काफ़ी यह इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी, जो कि सिंधु नदी है, इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, देखिए इस विश्वविद्यालय का जो अधिकार क्षेत्र है लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख रहेगा। ठीक है, चलिए उमलिंग ला जो दर्रा है विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग शहर, इस सड़क माफ कीजिएगा, शहर नहीं सड़क है, इसके बारे में समझिए। 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन, जो आपका BRO होता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ठीक है, देखिए 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। समझिएगा 19,300 फीट की ऊंचाई पर यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। ठीक है, इस सड़क का निर्माण कार्य जो है ना 2017 में स्टार्ट किया गया था। इस सड़क का निर्माण जो है हेमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, समझते चलिएगा। 2017 में स्टार्ट हुआ था, हेमांग प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया था। यह जो है 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। ठीक है, उमलिंग लॉ टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले एवं देमचोक गांव को आपस में जोड़ने का काम करती है। यह सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई है। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट की ऊंचाई पर, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर जो है ना आपका 16,900 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित किया गया है। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची, जो कि आपका 18,953 फीट मोटर योग्य सड़क का जो रिकॉर्ड है वो आपका बोलिविया की एक सड़क के नाम पर दर्ज है। ठीक है, पहले बोलिविया में था। ठीक है, मतलब अभी तक विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है किसके नाम पर दर्ज था तो बोलिविया आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, लद्दाख का राज्य एवं राज्य पक्षी, देखिए लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी को समझेंगे। 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा हिम तेंदुए जो आपका है इसको राज्य पशु, जबकि काली गर्दन वाले जो सारस होता है इसको राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि तत्कालिक जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरन या फिर आप हुंगल नाम से जानते हैं, जबकि राज्य पक्षी जो आपका है काली गर्दन वाला सारस रहा था। ठीक है, चलिए देखिए हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम जो आपका है पैंथरा उनसिया है, जबकि काली गर्दन वाले सारस का जो आपका वैज्ञानिक नाम है ग्रस निग्रिकोलिस है। ठीक है, देखिए IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुमेध मतलब कि गायब होने की श्रेणी में एक तरह से कहिए कि डाल दिया गया है। ठीक है, ICUN रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस के संकटाशन्य श्रेणी में वर्गीकृत इसे किया गया है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। 2 अगस्त 2021 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी को लॉन्च किया। कब? 2 अगस्त 2021 को, 1 साल पहले। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है, ठीक है। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद राशि और संपर्क रहित साधन है। देश में नगद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया जा चुका है। ई रूपी के देखिए विकास में न वित्तीय सेवाएं विभाग, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है। ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है। कौन सा? ये जो है ना, ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो कि लाभार्थी या फिर उपयोगकर्ता को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के तहत ये प्राप्त होगा। यह एक पूर्व भुगतान वाउचर होता है। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान साधन उपभोक्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है, यही इसका खासियत है। यह एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यम से यह अलग करने का काम करती है, ठीक है। चलिए देखिए, ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य के डिजिटल मुद्रा CBDC से अलग है। CBDC न भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है, जबकि ई रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर होता है, ठीक है। चलिए, 33 सतत विकास लक्ष्य भारत 2021 का जो सूचकांक है इसके बारे में देखिए। 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारतीय सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, देखिए भारत सरकार, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र भारत के जो नेतृत्व वाली एजेंसियां हैं एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 जो है, इसके तहत 16 SDGs में प्रदर्शन के आधार पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को रैंक प्रदान की गई है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर अगर पूछता है 66 रहा है, जबकि वर्ष 2019 के SDG भारत सूचकांक में यह 60 है, ठीक है। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल स्कोर 75 का स्थान प्रथम रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु दोनों स्कोर 74 के साथ संयुक्त रूप से सेकेंड नंबर पर रहे हैं, ठीक है। देखिए, SDG भारत सूचकांक 2020-21 अंतिम 5 राज्य: बिहार 52 स्कोर के साथ, झारखंड 56 के साथ, असम 57, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 60 अंक के साथ और छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा जो आपका है 61 अंक के साथ। ये सब कहिए कि लास्ट से एक तरह से आप कहिए कि टॉप पे रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाला क्लास आज आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि देखिए खत्म हो रहा है मतलब बुक खत्म नहीं हुआ है, क्लास खत्म हुआ है। नेक्स्ट तो वैसे आपका विधिक परिदृश्य अधिनियम या फिर विधेयक है, बट आपको इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें आप BPSC की तैयारी कर रहे हो तो बिहार स्पेशल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में आपको क्या बताया जाएगा वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए, प्रतिदृष्टि 2022 करेंट अफेयर्स आपने अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको घटना चक्र का ही जो बुक अभी आपने देखा, बिहार परिदृश्य आपको देखना है, यानी कि बिहार से रिलेटेड जो भी आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है वो आपको नेक्स्ट वाले क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आज के इस क्लास को देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को क्या करिएगा, सबसे पहले लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास मन हो तो आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज का जो क्लास कंप्लीट हुआ ना, इसमें
देश का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटना और अलग अलग मंत्रालय के द्वारा जो कुछ कुछ काम किया गया था, रिपोर्ट दिया गया था, सारी चीज़ को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोग इस क्लास को आज पहली बार ही देख रहे हैं वो एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे क्लास शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास शो करेगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। यानी कि पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट आपके लिए जो तृतीय दृष्टि का 2 और सीट करवा दिया गया था उसे आप सबसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी सारा सीट आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे आकर देखिएगा। 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है, उसका भी क्लास चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। बिहार सचिवालय ग्रेजुएशन लेवल के लिए अभी तक में काफ़ी सारा सीट आपको करवा दिया गया है। ठीक है, और जो भी सीट आपको बीएसएससी का करवाया गया है उसका आपको टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके क्लास का पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तब आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कुछ बताना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।